जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं हर महाज पे। अगर देखें मिलिट्री के महाज पे देखें, पॉलिटिकल साइड पे देखें या जुडिशल साइड पे देखें, तो तीनों इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि पहले किसको टेकअप किया जाए और किस पर बात की जाए और किसको ये छोड़ दिया जाए। दो बड़े फैसले, दो बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो तो सामने आई हैं। आज जो बड़ी तकरीरी की गई है वो आपको ये पता होगा, नए DGIS जो हैं जनरल आसिम, उनको अपॉइंट किया गया। आसिम मलिक साहब इनका नाम है। और इन हालात में जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, और स्पेशली जो इसका ISI के DG का रोल है वो बड़ा अहम हो चुका है। लोगों ने ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा जनरल इनका आसिम का। ऑलरेडी आपको पता है कि इस मुल्क के आर्मी चीफ है, उनका नाम भी ये आसिम, ये मुनीर है, इनका नाम जनरल आसिम मलिक है। सो मिलता जुलता एक थोड़ा सा एक आपको लगता होगा। अब ये कौन है ये आसिम मलिक साहब, क्या इनका बैकग्राउंड है, इन हालात में उनको लाना एक बहुत बड़ा फैसला है। क्या वो अपने ओहदे से इंसाफ कर पाएंगे? जो ISI इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ में एक घिरी हुई है, बहुत सारे प्रॉब्लम, स्पेशली जो PTI वर्सेस ISI जो एक बड़े अरसे से लड़ाई चल रही है, तो क्या ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी? इनको आसिम मलिक साहब को लाया गया है, जो लेगेसी है उनके नदीम अंजुम साहब की, उसी को कंटिन्यू किया जाएगा या कोई लेगेसी में भी छोटा सा कोई फ़र्क रहेगा? थोड़ी सी इस पर बड़ी ये तफसील से बात करेंगे कि आसिम मलिक साहब जो हैं इनको क्या सोच के, क्या इनके बैकग्राउंड की वजह से लाया गया और इनका मिलिट्री बैकग्राउंड जो है वो क्या कहता है। इससे पहले जिस ओहदे से इनको हटा के लाया गया वो भी ओहदा कोई आम चीज़ नहीं थी। ये वो ओहदा था जिस पे इस वक्त बताया जा रहा है कि ये जनरल फैज़ जो है उनका ट्रायल जो है वो इस वक्त जो मिलिट्री कोर्ट कर रहा था। तो अगर देखा जाए तो इनका जो AG थे वहाँ पे, तो ये AG जो है, ये ऑफिस है, यही सारा मॉनिटर करता है, यही प्रोसीडिंग जो है उन्हीं को देखता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन भी ISI की। आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो इस अपॉइंटमेंट को, दो अपॉइंटमेंट्स को बड़े अहम तरीके से देखा जाता है फौज में, एक आर्मी चीफ, साथ में आपका DGISI। सो मलिक साहब की जो एक अपॉइंटमेंट हुई है, नहीं तो सुना जा रहा था कि शायद मौजूदा जो DGISI इस वक्त मौजूद है नदीम अंजुम साहब, शायद उनको एक्सटेंशन दी जाए। वो अब उसके बाद क्लियर हो गया कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही। उनको अब क्या अपॉइंटमेंट उनको दी जाएगी, कहाँ लगेंगे, दैट्स अनदर स्टोरी। इस पर बड़ा बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, आता हूँ मैं इस पे टॉपिक पे। इस पे ये PTI का क्या रिएक्शन आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये अहम ये रिएक्शन है कि इनके अपॉइंटमेंट से जब उनसे पूछा गया PTI के लोगों से, अहम लोगों से, कि जनाब आप बताएं कि एक नई अपॉइंटमेंट हुई है DGISI की, आप इसको कैसे देखते हैं? तो उनका जवाब जो है दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले, ये जाने से पहले मैं दोबारा वापस आऊँ इस पर कि ये नए DGISI जो हैं वो कैसे मामलात को देखेंगे, या मौजूदा जो हीट है, जो एनवायरनमेंट है, इसमें कोई कमी आएगी या इसी पेस से ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये मैं आता हूँ इस पर। इससे पहले एक और इशू जो है जिसने मेरा ख्याल है, अगर मुझसे पूछें, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप से ज़्यादा जो इस वक्त जो इम्पोर्टेंट इशू है वो इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज 2-3 काम हुए हैं। एक तो उनको जो फैसला था ये वुमेन ये सीट्स पे बड़े अरसे से उसका तफसीली फैसला नहीं आ रहा था, और उस पर उन्होंने कहा भी था चीफ जस्टिस साहब ने, लोग भी कह रहे थे जनाब कि आप शार्ट आर्डर निकाल रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई 8 जजेस ने एक वजाती बयान भी दिया था जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने बकायदा अपना एक उनको जवाबी 7-8 सवाल भेज दिया कि भाई साहब आपकी कब इजलास हुआ, कैसे हुआ, और आपने कैसे एक वजाती बयान जो है ना आपने उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। उसका खैर जवाब उन 8 जजेस की तरफ से नहीं आया। आज उसकी बजाय एक तफसीली फैसला आया है जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। एक तो तफसीली फैसला, उस पर देखते हैं ज़रा कि वो क्या है। उसमें बहुत सारी सख्त चीज़ें भी हैं, और प्लस जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं उन्होंने एक लेटर भी लिखा है उनको, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, काजी फैज़ ईसा साहब को, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब आप इस कोर्ट को या इस इदारे को कैसे चला रहे हैं। और वो जो उन्होंने बैकवर्ड किया था जजेस कमेटी का जो प्रोसीजर को सेट करती है कि कौन से बेंचेस बनेंगे, कब कब ये पटिशन्स लगेंगे और उसमें कौन कौन शामिल होंगे, उस पर जस्टिस मंसूर जो है उन्होंने उसका बैकवर्ड किया है, वो नहीं गए, उसमें शामिल नहीं हुए। जिसके बाद उन्होंने उनका इंतज़ार किए बगैर चीफ जस्टिस साहब ने जो है उन्होंने बैठकर खुद ही अपने एक और फेलो जज के साथ, कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने बेंचेस को उन्होंने वो तश्कील दे दी। सो इट्स अ वेरी मतलब एक बिग थिंग। अगरचे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं बड़े अरसे से पाकिस्तान में, मैंने इसको 90s से फॉलो करना शुरू किया था जुडिशरी को ज़्यादा, तो मुझे कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं लग रही। टू बी फेयर मैं बताता भी हूँ, ये मतलब ट्रेडिशन है हमारी जुडिशरी और जजेस यही कुछ करते हैं जो कुछ इस वक्त काजी साहब वर्सेस
इस वक्त जस्टिस मंसूर हो रहा है। और काजी साहब जो है ख़ुद भी जब वो जज थे अपने चीफ जस्टिस साहबान के साथ, यही उनका भी एटीट्यूड इसी तरीके से मिलता जुलता रहा। वो साकिब निसार साहब हूँ, उमर अता बंजाल साहब हूँ, या उसके आसिफ सईद खोसा साहब हूँ, तो आप देख लें कि उनके साथ भी इसी तरह का एटीट्यूड या काजी साहब का रहा है अपने चीफ जस्टिस साहबान के साथ। ये भी लेटर लिखते थे, लेटरबाजी होती थी, काजी साहब भी लेटर लिखते थे अपने चीफ जस्टिस को, जैसे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने अब लिखे। वो कारमा कहते हैं ना कि कारमा कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप वो किसी के साथ करते हैं तो ये आपको आता है, अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, बुरा करते हैं तो बुरा होता है। सो दैट्स वेरी एक दिलचस्प उसमें सिचुएशन के हैं, इंटरेस्टिंग के हैं कि काजी साहब के साथ वही कुछ हो रहा है जो काजी साहब माजी में अपने 3-4 चीफ जस्टिस साहबान के साथ वो करते रहे, ख़त लिखते थे, स्टैंड लेते थे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते थे। आज वही कुछ उनके साथ हुआ है। अब सवाल ये है कि ये जो पटिशन में सारी उस पर फैसला आया है जो 8 ये जजेस का, इसमें उन्होंने अपने 2 फेलो जजेस जो है उनको बड़ा उन्होंने अच्छा खासा रगड़ा दिया है, जस्टिस अमीन को, जस्टिस नईम को, कि जनाब आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, अपनी आपने जो डिसेंट की थी, हमसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इजहार किया, तो फेयर इनफ आप ये कर सकते थे, हमें कोई मसला नहीं है कानून आइन के तहत। लेकिन जो लैंग्वेज यूज़ की गई और जिस तरीके का आपने लफ्ज़ यूज़ किए अपने बाकी जजेस के बारे में जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये पीटीआई जो है इनको सीटें दे दी जाएँ और पीटीआई वालों को इनकी जो पटिशन, अगरचे पटिशन नहीं थे, वो सुन्नी काउंसिल इत्तेहाद थी, लेकिन फिर भी फैसला उन्हीं के हक़ में दिया गया, जिसकी डिटेल्स आज उन्होंने बताई हैं, जो मैं भी आपके साथ कुछ मैं उसमें शेयर करता हूँ। तो जनाब आपको कुछ अच्छे प्रॉपर लफ्ज़ों का चुनाव करना चाहिए था, ऐसे लफ्ज़ आपको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, ये भी उसमें दिया गया। साथ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बड़ा रगड़ा लगाया है और यही कहा है कि जनाब आप अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, आपने जो पीटीआई के साथ गलत चीज़ें की हैं, ज़्यादतियाँ की हैं, आपने कानून आइन को फॉलो नहीं किया और ये उन्हीं की सीटें बनती थी, लिहाजा हम उनको वापस कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अल्टीमेटली जस्टिफाई किया है, क्योंकि एतराज़ उन पर ये आ रहा था, आज भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मैं सुन रहा था, वो यही एतराज़ दोबारा रिपीट कर रहे थे कि हमारे जो सवालात थे उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। हमारा सवालात तो ये थे कि पीटीआई इसमें तो पटिशन नहीं थी, पीटीआई ने तो सीटें मांगी नहीं थी, सुन्नी काउंसिल इत्तेहाद ने तो अपने उन्होंने उनका जो सरबराह हामिद रजा साहब हैं वो तो खुद इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो तो सुन्नी काउंसिल के उस पे उस सिंबल पे लड़े नहीं थे, उन्होंने ख़वातीन की उन्होंने मांगी नहीं थी, उन्होंने दी नहीं, लिस्टें नहीं दी थी, तो आप कैसे उनको सीटें भी दे रहे हैं, लिस्टें भी दे रहे हैं। पीटीआई तो कहीं पे दूर दूर तक नहीं थी। सो ये ऑब्जेक्शन थे जिनकी बुनियादों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको सीटें नहीं दी थी और जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने एंडोर्स भी किया था। अब वो कहते हैं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारा प्रोसेस जो था आपने उनके साथ ज्यादा है कि जो वोट पड़ा है पीटीआई को, तो मोस्टली लोग जब कह रहे हैं, उनके इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं कि हमें पीटीआई का वोट पड़ा है, हम पीटीआई के लोग हैं, तो फिर आपको उनको एंडोर्स करना चाहिए, फिर उनकी बात मानना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने उसमें तफसीली फैसले में, मतलब तकरीबन 100 से ज़्यादा जो हैं इंडिपेंडेंट लोग कैसे इलेक्ट हो गए, कभी पाकिस्तान में ऐसे नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े थे, पॉलिटिकल पार्टी की उनको बैकिंग थी, सपोर्ट थी और उनके वर्कर और सपोर्टर ने उनको वोट डाला। लिहाजा आज अगर वो कहते हैं जनाब कि हम उस पार्टी के हैं जिसको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, जिसके साथ फेयर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आपको मानना चाहिए, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन हुकूमत ये कहती है जनाब कि ये फैसला हम नहीं मानेंगे, आइन और हमें आइन और कानून दिखाया कि किसके तहत हम उनको सीटें दें और कैसे दें। ये सारा जो प्रोसेस है उसमें तो पीटीआई नजर नहीं आ रही। आई एम टॉकिंग अबाउट द जुडिशल प्रोसेस या इलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। सो लगता ही है इस फैसले पर भी अमल नहीं होगा जिस पे कहा जा रहा है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये वज़ीर आज़म जो है इन पर तौहीन अदालत होगी, बुलाया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, मतलब ये कटहरे में लाया जाएगा, एक और वज़ीर आज़म जो है उन पर तौहीन अदालत होगी जैसे कि उन पर हुई थी, इन पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे हुई थी। सो थिंग्स आर गेटिंग वेरी सीरियस। अब सवाल ये कि सुओ मोटो ये कौन लेगा, अगर वाला मतलब अगर या उस पर नोटिस कौन जारी करेगा, क्योंकि नोटिस अमूमी तौर पर तो 3 कमेटी बैठती है जिसका उन्होंने हल निकाल लिया है कि ऑर्डिनेंस में चेंजेस करके उन्होंने काजी साहब के साथ उनको ये पावर दे दिया है कि वो अपनी मर्जी के साथ एक और कमेटी मेंबर जो है वो ले हैं। अब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि 3 पहले जो हैं 2 सीनियर लेने चाहिए, जिसमें जस्टिस मंसूर थे और साथ में इनके जस्टिस मुनीब थे, मुनीब साहब को निकाल दिया गया है। लिहाजा वो भी सेफ हैं कि तौहीन अदालत का अगर नोटिस जारी करना भी है तो ये तो 3 रुकनी ये कमेटी करेगी प्रोसीजर एक्ट के तहत, जिसमें काजी साहब बैठते हैं और दीगर उनके एक और फेलो जज हैं साउद मंसूर साहब तो बैकआउट कर रहे हैं बिकॉज ही थिंक्स आई एम इन माइनॉरिटी। इसलिए उन्होंने लेटर भी लिखा है आज जिसमें उन्होंने बताया क्या है कि आप जो प्रोसीजर एक्ट जो है ऑर्डिनेंस जो है इसके तहत आपने फौरी तौर पर देर नहीं लगे, मिनट लगाया, आपने उसी वक्त कमेटी रिकन्स्टिट्यूट कर दी है। ये बात उनकी हद तक ये ठीक है जस्टिस मंसूर की कि जनाब चलो एक लॉ बन गया है या एक ऑर्डिनेंस आ गया है, कोई बंदा थोड़ा सा चाय पीने का इंतजार कर लेता है, 1-2 दिन का वेट कर लेता है। उन्होंने सुबह वो साइन किए, सदर ने कानून बनाया, नोटिफिकेशन हुआ है, साथ में आपने शाम को
दोपहर को आपने नई कमेटी बना दी है जस्ट अपने आप को सेव करने के लिए। तो लिहाजा उन्होंने बड़े तरीके से कवर कर लिया है ये जस्टिस सॉरी चीफ जस्टिस काजी साहब ने और हुकूमत ने कि जनाब ताकि कल को इस पे अगर अमल नहीं करते इस फैसले पे, जिसका लग रहा है वो अमल नहीं करेंगे इस अक्सरियती फैसले पे वोमेन पे, तो इन पे तौहीन अदालत भी ना लग सके, क्योंकि काजी साहब के पास अक्सरियत है। वो नोटिस नहीं जारी करेंगे तो फिर वो तो ना चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला सकते हैं ना वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं। ये बात मेरा ख्याल है उनको जस्टिस मंसूर साहब को भी समझ आ रही है, बाकी जजेस को भी आ रही है कि कानूनी तौर पर इन चीज़ें रोक लें। लिहाजा एक ही तरीका है, आप बॉयकॉट करें, रेजिस्ट करें, डिफाई करें। सो अब 8 जजेस जो हैं इनकी मेरा ख्याल प्रेस्टीज अना का मसला है या कानून का मसला है, आइन का मसला है। चलो इस तरह देख लें कि उनके फैसले को अमल नहीं किया जा रहा, क्या करेंगे, मतलब व्हाट दे विल डू नो, क्या वही काम किया जाएगा जो उस वक्त चीफ जस्टिस शहजाद अली शाह साहब के खिलाफ किया गया था कि उनके खिलाफ भी बगावत हुई थी, एक अलहदा मतलब एक अदालत बन गई थी, कोर्ट बन गई थी, 2 सुप्रीम कोर्ट चल रही थी, एक जस्टिस अजमल मियां अगर मैं गलत नहीं कह रहा उनकी ज़ेर क़यादत थी, एक चीफ जस्टिस साहब की थी। एक बेंच एक आर्डर करता था, दूसरा बेंच उसको स्ट्राइक डाउन कर देता था, तो वो दोनों बैठ के वो सारा दिन एक दूसरे के आर्डर जो है ना स्ट्राइक डाउन करते रहते थे। तो क्या वही दोबारा वही सिलसिला शुरू होने वाला है कि एक जस्टिस मंसूर साहब जो है वो अपनी अदालत लगाएंगे, कोई आर्डर जारी करेंगे, चीफ जस्टिस साहब बैठ के अपने 3-4 जजेस के साथ उस आर्डर को कैंसिल कर देंगे, इनका कोई आर्डर होगा काजी साहब का तो वो उसको रिवर्स कर देंगे, क्या हम दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं? दैट्स अ वेरी डेंजरस एंड डेडली सिचुएशन। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो हुकूमत को हो रहा है। मैं समझता हूँ हुकूमतें ये चाहती होती हैं कि अदालतें लड़ें, जजेस लड़ें ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी ना करें। इस वक्त प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक धड़ा जो है वो उस हुकूमत ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। जैसे इस वक्त काजी साहब जो हैं वो हुकूमत समझती है कि हमारे बंदे हैं, ये हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ हम ख्याल हैं, उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया है। इधर से इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने जस्टिस मंसूर शाह साहब और बाकी इनके जजेस को अडॉप्ट कर लिया। लिहाजा 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस वक्त अपने अपने जजेस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। नतीजा आपके सामने है। इससे बचना चाहिए था। ना इसमें इमरान खान साहब का कसूर है, ना इसमें नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, उनकी कोशिशें होती हैं कि हमें जजेस, जर्नलिस्ट, ये जर्नल हमारी मर्जी के हमारे लोग, उन्हें तो सूट करते हैं कि जज भी मिल जाए, सहाफ़ी भी मिल जाए, जर्नल भी मिल जाए। ये उन जजेस, जर्नल और सहाफ़ियों पे होता है कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखें। सो यहाँ पे फॉल्ट जो है वो सारी की सारी जुडिशरी के अंदर से है, इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से है। ये अपना हाउस इन आर्डर नहीं रखा, अब नतीजा जो है उसका देख रहे हैं। खैर इस पर हम बात करते रहेंगे क्योंकि वही वाली बात के मामला बड़ी उससे बिगड़ते जा रहे हैं। नो कमिंग टू द पॉइंट, DGISI के मामले पे आते हैं। डेफिनेटली हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल फैसला था क्योंकि अगर देखा जाए तो ये नदीम अंजुम साहब जो हैं वो बड़े अरसे से हुकूमत को इन मामलात को देख रहे थे, स्पेशली इमरान खान साहब PTI के जो इश्यूज थे सारे के सारे वो जन नदीम अंजुम साहब जो है उनकी टीम जो है ना वो हैंडल कर रही थी। और इन्होंने जो इलेक्शन हुआ जो सारे का सारा भी हमने देखा इस साल, वो भी मॉनिटरिंग वगैरह सारे वो यहीं पर हो रहे थे, ट्रायल हो रहे थे, सिक्योरिटी हो रही थी, क्रैक डाउन हो रहे थे। तो समझा ये गया है कि ISI जो है ये सारी चीज़ें इनको ऑपरेट करती है या मॉनिटर करती है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और ये काम जो नदीम अंजुम साहब की वजह से आपको पता है सारी इमरान खान साहब की जनरल बाजवा से ये लड़ाई हुई, फटे हुए, वो इनको नहीं लाना चाह रहे थे। खैर वो आ गए। उसके बाद इमरान खान साहब और जनरल नदीम अंजुम साहब के दरमियान भी चिट चैट हुई, एक दूसरे को उन्होंने पब्लिकली कुछ एक्सचेंज भी किए कि खान साहब ने उन पर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद आए, ये मशहूर ज़माना है जो नदीम अंजुम साहब ने, जिसमें बताया था कि खान साहब आपने तो जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स की थी, खान साहब ने अगले दिन उन पर अटैक कर दिया। सो फिर उन्होंने उसके बाद आपको पता है कि नाम लेने शुरू कर दिए। वो DGC के बारे में तनकीद करते थे, DGISI भी करते थे, PTI ने बड़ी शदीद किस्म की इन पे ट्विटर पे इन्होंने कैंपेन्स भी चली, नाम मतलब फोटोशॉप्स और बहुत कुछ किया गया जिसकी वजह से एनिमिटी लेवल वो बढ़ते गए हैं। सो इट्स ए बिटर। इस वक्त अगर आप देखें तो जनरल नदीम अंजुम साहब जो है जिस हालात में छोड़कर जा रहे हैं, इट्स वेरी मतलब ये टफ सिचुएशन, बिटरनेस है। और एजेंसीज का इस वक्त जो तल्लुकात हैं स्पेशली इमरान खान साहब या पोजीशन के साथ, वो कुछ ज़्यादा इतने आइडियल नहीं हो रहे। सो इन हालात में ये देखना था कि क्या इन्हीं के ज़रिए कंटिन्यू करवाना है या कोई नया बंदा लाना है ताकि एक नई लेगेसी। और इमरान खान साहब जो बार बार अटैक करते हैं इस पर ISI के जनरल्स पे या आसिम मुनीर साहब पे, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए ताकि नए जनरल के आने से कुछ ना कुछ 3-6 महीने तो आपको मिल जाते हैं, नई पॉलिसी, नए लोग, नया इशू, क्या वो ऐसा करते हैं, खान साहब उन पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, कैसे करेंगे। इंतखाब करने में यकीनी तौर पर बड़ी एक स्क्रूटनी की गई होगी जनाब के नदीम अंजुम साहब ने बाकायदा जिस तरीके से एक पोजीशन ली हुई थी ISI ने, तो क्या जो नए जर्नल आ रहे हैं ये भी उसी तरीके से पोजीशन लेंगे या चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये न लगे कि वही कंटिन्यू वो लेगेसी जो है पिछले
उन जर्नल की वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और माजी में हमने देखा है कि अगर मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पे ISI का जो भी जर्नल हो वो पॉलिटिकली तौर पर इन्वॉल्व ना हो। वो देख लें जर्नल वहाँ से अगर शुरू करें, उन हमीद गुल साहब से शुरू करें, बाद में आने वाले जर्नल में हम देखते हैं जनरल महमूद को हमने देखा, वो पॉलिटिकल उनका बड़ा रोल था। फिर जनरल कियानी साहब आ गए, फिर उसके बाद जनरल पाशा थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम बहुत बड़ा रोल रहा इमरान खान साहब के हक में, इनका जनरल पाशा भी रहा है। फिर जनरल फैज़ को तो आप सारा पता है। एक और मतलब वो आए हैं, सारे के सारे में से बेल्ट ये है मार्शल बेल्ट से थे। अगर आप देखें सारे जनरल हमीद गुल हों या फिर कियानी साहब हों, जनरल फैज़ हों, जनरल पाशा हों, ज़हीरुल इस्लाम हों, ये सारे DG जो रहे हैं, ये भी मौजूदा जो नए आए हैं, ये सारा यही बेल्ट है। खुशाब आपको यहाँ पे जैलम, आपको खारियाम, या यहाँ पे पोठवार, या आप इसको चकवाल देख लें, तो मोस्टली इधर के थे यहाँ पर सारे के सारे। एक और एडिशन हुआ है। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी मुश्किल पोस्ट है, मुश्किल हालात में है। मेरा ये ख्याल है कि इनके अपॉइंटमेंट 2 लोगों की मुश्किल हालात में हुई थी। एक नदीम अंजुम साहब की हुई थी, उस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ख़राब थे इमरान खान साहब और बाजवा साहब के। इस वक्त जो नए आ रहे हैं DG, इस वक्त भी सिचुएशन जो है इमरान खान साहब और ISI की बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई। अब इसको वही वाली बात, बहुत बड़ा फैसला होगा। इनके वाले साहब जैसे GM मलिक साहब बताया जा रहा है, जनरल जो है उनकी बड़ी रेपुटेशन है, बल्कि वो जब नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा लेना था और उनसे जनरल काकड़ ने वो जो फार्मूला लाए थे, इसाक डार सॉरी ये थे इसाक खान साहब जो थे सदर, दोनों को इस्तीफ़ा लेके भेजा गया था काकड़ साहब ने। उस वक्त बताया जा रहा है इनके जनरल आसिम मलिक साहब के वाले साहब जो थे वो यहीं पे वो कमांडर थे, कोर कमांडर थे, उनको भी वो साथ लेकर गए थे और उन्होंने भी इस पूरी उसमें बड़ा रोल अदा किया था जो इनके वालिद हैं। सो वो एक उस मिलिट्री फैमिली से हैं, लेकिन मेरा वही ख्याल है बड़े मुश्किल हालात में वो टेक ओवर कर रहे हैं ISI को। क्या ISI की मज़ीद कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी या कहीं पे कोई बैलेंस लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि मुल्क जो इस वक्त एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है, इसको कैसे स्टेबलाइज़ किया जाए। तवक्कुआत साहब ज़रा इमरान खान साहब की भी होंगी कि नए जर्नल जो हैं वो अपने आप को पिछली लेगेसी से दूर करें। हुकूमत की ये तवक्को होगी कि नहीं, जो पॉलिसीज इस वक्त ISI ये फॉलो कर रही है विज़ इमरान खान, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। सो एक वो कहते हैं टाइट रोप वॉक है इनके लिए, जनरल आसिम मलिक साहब के लिए। आसान नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है। वो कैसे इससे डील करते हैं, लेट्स सी।